हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णित है, पूरे जगत में एनर्जी जो है वो सबसे पहले साउंड के रूप में आई। हमारे ग्रह जो घूम रहे हैं उससे एक साउंड पैदा हो रही है, लेकिन वो साउंड हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। कभी एक स्पेसिफिक फेज के अंदर मुझे एक स्पेसिफिक गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शायद उस टाइम पे उस ग्रह का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में ज़्यादा पड़ रहा है। आदमी इसको 60 टाइम कर ले, वो डिप्रेशन से 80% बाहर आ सकता है। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से साउंड, आवाज हमारी लाइफ के अंदर असर करती है, किस तरीके से हमारी ऑर्गन्स साउंड के हिसाब से बिहेव करती है, और किस तरीके से इस साइंस को हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। और ये कोई साइंस आज की मॉडर्न नहीं है, ये बहुत पुरानी है। अगर आपके घर में हवन होता है तो वहां पे आप मंत्र का जाप करते हो, वहां पे पूजा जब भी होती है तो आप कुछ ना कुछ साउंड का यूज करते हो। तो लाइफ में जितनी भी साउंड है वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है। तो आज जो हमारे साथ में है वो बहुत कुछ करते हैं, तो आज हम बहुत कुछ अलग अलग डायमेंशन का सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं साउंड से। वेलकम। मैं सखा, मैं आप लोगों के बीच आज यहाँ आया हूँ इस बात के लिए बताने कि कैसे अपने बीमारी को, कैसे अपने तनाव को, कैसे अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को बहुत छोटे छोटे तरीके से ठीक किया जा सकता है। और बेसिकली मैं एक सन्यासी भी हूँ और ये एक आप लोगों के बीच सोशल लाइफ भी जीता हूँ। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आया हूँ, कुछ नई थेरेपीज, कुछ चीज़ें, तो उसके संबंध में आज हम यहाँ बात करेंगे। साहिल जी जो हैं हमारे साथ, आज देखेंगे कहाँ तक की यात्रा करते हैं। तो साहिल जी आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जो साउंड है, जो आवाज है, उनका हमारी बॉडी के ऊपर कैसे असर होता है? देखिए, सच बात तो ये है कि हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि पूरे जगत में एनर्जी जो है वो सबसे पहले साउंड के रूप में आई, उसके बाद मैटर के रूप में आई। और यहाँ तक की है कि जिन्होंने रागों को खोजा है, जिन्होंने गहरी साधनाएं की हैं, उनको साउंड ने अट्रैक्ट किया। जैसे कि एक ओंकार सतनाम की जब बात आती है तो एक साउंड है जिसे ओम का साउंड कहा गया। तो जब चित्त बहुत शांत होता है तो वो साउंड्स जो है सुनाई पड़ती हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि एक बहुत व्यस्त जीवन में हैं, बहुत भागदौड़ी वाले जीवन में हैं, तो हम लोग ये महसूस नहीं कर पाते कि साउंड कब हमको चेंज कर गई। हमको पता ही नहीं लगता कि साउंड ने कब हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया। जैसे आज मेट्रो सिटीज में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में और तनाव में हैं। उनको पता भी नहीं है कि बहुत सारी हॉर्न की आवाजें उनके साथ ये कर रही हैं। बहुत सारी हॉर्न की आवाजें जो अनवांटेड सुन रहे हैं, उनके साथ क्या खेल कर रही है उनको पता नहीं चल रहा। जैसे ही वो इस एनवायरनमेंट से बाहर जाते हैं, कहीं आप पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं आप जंगल में जाते हैं, अचानक पाते हैं कि आप बहुत शांत हो गए, क्योंकि आप पे जो प्रेशर था साउंड का वो वहां एकदम बहुत कम हो गया। लेकिन साउंड का सही तरीके से इस्तेमाल करके इंसान को बहुत तनाव भरे माहौल में भी शांत किया जा सकता है, ये लोगों को पता नहीं। मैं कई बार ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक मजाक में ही बात करता हूँ कि एक व्यक्ति जो है शाम को अपने घर आता है और वो ऑफिस से तनाव में आता है और वो बैठता है और उसको लगता है कि वो अलोन है, कोई उसका साथ देने के लिए नहीं है। लेकिन अचानक एक टीवी पे म्यूजिक बज रहा होता है, एक गाना चल रहा होता है एक्सीडेंटली कि यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी सफ़र साथ चलने से, और अचानक उसे लगता है कि उसकी वाइफ, उसका एक पार्टनर तो उसके साथ है। वो बहुत कूल हो जाता है सिर्फ इस गाने को सुन के, और वो वाइफ के साथ बढ़िया सा इंटीमेट होता है। मॉर्निंग में वाइफ उसको बढ़िया सा ब्रेकफास्ट देती है, वो ऑफिस जाता है, जो उसका तनाव होता है उसने दूर कर दिया होता है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट कोई ऐसा गाना भी बज रहा होता है जो कि उस सिचुएशंस के अगेंस्ट होता है। सपोज दैट एक आदमी बहुत ज्यादा तनाव में बैठा आके ऑफिस में, उसको प्रॉब्लम्स हुई हैं और उसके सामने एक गाना आ गया, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। नो डाउट ये गाना बहुत प्यारा है, लेकिन सिचुएशनली रॉन्ग है। तो ऐसी कंडीशन में वो गाना इस पे क्या इम्पैक्ट करेगा? उस गाने के बाद ये अपनी वाइफ के प्रति भी थोड़ा सा मोह भंग होगा, उस दिन पीठ घुमा के सो जाएगा। मॉर्निंग में वाइफ भी कहेगी देखो ये कैसा ट्रीट कर रहे हैं, हो सकता है पराठा भी जला हुआ मिले। देन आफ्टर होगा ये कि वो ऑफिस में जाएगा और ज्यादा उसकी लाइफ हेल होगी। तो मतलब शब्दों का असर या शब्द भी तो एक साउंड ही है। हम आपसे बात कर रहे हैं, एक साउंड है। देखिए, एक कर्कश साउंड होता है। सपोज दैट किसी को कोई गाली देता है तो कर्कश साउंड है, और किसी को वो उसका प्यार से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि श्री लगा के बात करते हैं, जी लगा के बात करते हैं, तो हम उसको रिस्पेक्ट जो देते हैं वो एक साउंड के माध्यम से हमने उससे कम्युनिकेशन निर्मित किया, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिससे वो अच्छा फील करता है, तो अच्छी बात करेगा। अब आप साउंड में देखिए कि अगर आप किसी को
ऐसा साउंड करते हैं जस्ट लाइक पप्पू टप्पू। तो आपने क्या किया, आपने साउंड के माध्यम से उसको हिट किया, उसके माइंड को हिट किया। और वही साउंड अगर लाखों करोड़ों लोग करने लगे तो व्यक्ति का जीवन उसी तरीके से फिर जो है वो हो जाता है। इसकी उदाहरण आप समाज में मौजूद हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये असर होते हैं। साउंड के बहुत इम्पैक्ट हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, क्या वो भी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है? निश्चित ही फ्रिक्वेंसी, अब हम कहते हैं कि हमारे कानों की क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से हम एक लिमिट तक सुन सकते हैं। एक लिमिट से कम की साउंड हम नहीं सुन सकते, एक लिमिट से ज़्यादा की साउंड हम नहीं सुन सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर वो असर दिखाती हैं, ये बिल्कुल फिक्स है कि असर दिखाएंगी, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते कि हमारा असर है। जैसे कि एक ट्रक गुजरता है पास से, उसका एक साउंड है, कर्कश साउंड है, और वो हम पे इम्पैक्ट डालता है। लेकिन दो ग्रह भी पास से गुजरते हैं, उनकी दूरियां हैं भले हजारों किलोमीटर की, लेकिन उनमें भी एक घर्षण है, उस घर्षण से भी एक साउंड पैदा होती है। हमारे ग्रह जो घूम रहे हैं उससे एक साउंड पैदा हो रही है, लेकिन वो साउंड हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, हमें पता नहीं चल रही है। ज्योतिष का विज्ञान जो है वो साउंड्स का विज्ञान भी है। साउंड्स के माध्यम से भी आदमी को बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, अच्छा और बुरा दोनों तरीके का। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा बुरा देख रहे हैं? तो उसके लिए ही रिसर्च होती है। देखिए, अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, हर आदमी तो एक्सपर्ट नहीं होगा, तो जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वो आपको इसको बता सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज करके और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी अपनी रिसर्च शेयर करो कि किस ग्रह के लिए कौन सी साउंड इम्पोर्टेंट है, या फिर कौन सा राग। फॉर एग्जाम्पल हम दो चीज़ों की बात करना चाहेंगे। इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो सोसाइटी में है, तो सबसे ज़्यादा लोग तनाव में हैं, छोटी छोटी बात पे जो है वो इरिटेट हो रहे हैं या इमोशनली डैमेज हैं। तो हम कह सकते हैं कि चंद्र के संबंध में बात कर सकते हैं। उनका चंद्र, क्योंकि चंद्र जो है 2.5 दिन में अपना चाल लेता है, तो चंद्र का इम्पैक्ट बहुत होता है। तो जितने भी आपकी ऑडियंस सुन रही है, चंद्र से सब इम्पैक्ट है सारे पे। तो एक राग यमन है, राग यमन अगर आप सुनते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छा फील होगा, आप थोड़ा शांत होंगे। अब जैसे कि दूसरी बात कहें कि आजकल लोगों में क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है, तो कह सकते हैं किसी का अगर मंगल जो है वो उसको मतलब थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उसका क्रोध जो है अनवांटेड, सब जगह क्रोध निकल रहा है, तो वहां कहा जा सकता है कि वो एक तरीके से राग भैरव सुन ले। ऐसी कंडीशन में जो है उसका क्रोध सही जगह पे निकलेगा, मतलब क्रोध तो निकलेगा। देखिए, वो ऐसा नहीं कि क्रोध की एनर्जी को खत्म करेगा, बल्कि वो क्रोध की एनर्जी को सही दिशा में लगाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मंगल है और हम मंगल का क्रोध समाप्त ही कर दें, फिर तो उसका गुण समाप्त हो गया। लेकिन मंगल का क्रोध सही जगह पे लगे। अब मंगल का क्रोध अगर लगता है किसी के अपने पार्टनर के साथ लगता है, तो कहा जाता है कि उसका जो है वो मंगल भारी है, तो बोलते हैं मंगली। तो उससे लाइफ डिस्टर्ब होती है कि पत्नी के साथ आप क्रोध करेंगे, पति के साथ क्रोध करेंगे तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो सही जगह पे क्रोध होना अच्छा है, गलत जगह पे क्रोध होना बुरा है। तो रागों के माध्यम से हम इंसान को सही कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को सही दिशा दे सकते हैं। अगर बीमारियों की बात करके चले तो उसमें कैसे राग? बीमारियां भी तो आखिर एनर्जी के डिस्टर्बेंस से पैदा होती। पूरी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसके कॉज साइंस पकड़ ही नहीं पाता ये क्यों है, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से उनकी बीमारियों को पकड़ा जा सकता है और फिर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके की ग्रह स्थितियां खराब हैं और किस तरीके की ग्रह स्थितियों को किस तरीके के रागा से ठीक किया जाना चाहिए। तो मतलब लॉजिकली हर ग्रह के पीछे कुछ राग है। ग्रह की अपनी एक एनर्जी है, एनर्जी की एक साउंड है। आप पानी की एक साउंड जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अगर मैं बोल रहा हूँ पानी की साउंड सबको पता है, टप टप वो साउंड है। आग, उसकी एक साउंड है। हवा, उसकी एक साउंड है। तो सारे ग्रह सूचक हैं इन चीजों के, हर चीज की साउंड है। कर्कश साउंड है। कोई ग्रह हैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं लेकिन अलग तरीके की एनर्जी है, तो उनकी साउंड भी थोड़ी उसी तरीके से है। शनि ग्रह की एक साउंड है, भारी सी, एकदम दिल को थोड़ी बैठाने वाली। तो साउंड्स हैं। थोड़ा समझाओ मेरे को सारे प्लैनेट्स के बारे में, किसकी साउंड कैसी है। ये तो थोड़ा मुश्किल थोड़ा सा होगा अब हर चीज को समझाना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे कह सकता हूँ, जैसे सूर्य है, सूर्य की अग्नि की साउंड है। चंद्र है, चंद्र की शीतलता की साउंड है। उसके बाद आप मंगल आ जाते हैं, मंगल की भी आपकी एक तरीके से फायर ही है, लेकिन एक होता है प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश है, मंगल का ऐसे कह सकते हैं फायर है, आग। आगे अगले प्लैनेट नहीं, आगे जैसे प्लैनेट हैं, जैसे बुध है, बुध के प्लैनेट की बात करें तो थोड़ा सा बुद्धि से रिलेटेड है, तो उसमें थोड़ा सा अलग तरीके की हैं, मूवमेंट्स हैं, कभी तनाव के मूवमेंट्स हैं, कभी बहुत अच्छे भी हैं, बहुत हैप्पी मूवमेंट्स भी हैं। तो वो एनर्जी आपने देखो, कभी कभी
कोई एक गाना आपको अच्छा लगता है, लेकिन किसी सिचुएशन पे वही गाना आप सुनना नहीं चाहते। आपका बहुत फेवरेट सॉन्ग हो, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है आप उसे सुनना नहीं चाहते। तो ये बुध का है। आप बृहस्पति की बात करेंगे तो वो गुरु है। गुरु आपको शांत करता है, गुरु आपको एकदम कूल करेगा, वो आपको कहेगा समझदार बनो और पेशेंस रखो। तो जो पेशेंस की साउंड्स हैं वो समझ लीजिए कि बृहस्पति की साउंड है। एक्साइटमेंट की जो साउंड है वो शुक्र की साउंड है। शुक्र में एक्साइटमेंट है, शुक्र में एक तरीके का सेक्स है, शुक्र में प्रेम है, शुक्र में लग्जरी है। ये साउंड तो ऐसा समझ लीजिए कि भांगड़ा हो रहा है तो भांगड़ा शुक्र का है, जीवन का उत्सव वो ले रहा है। शनि की साउंड थोड़ी सी मैच्योरिटी की साउंड है, क्योंकि शनि बूढ़ा ग्रह है। शनि एक समझदार ग्रह है, बूढ़ा ग्रह बोला जाता है, न्यायशील भी बोला जाता है। तो उसकी साउंड ऐसी समझ लीजिए कि जिस साउंड के साथ आपको ठहराव फील हो रहा है, जिस साउंड के साथ आपको अवेकिंग आ रही है, वो साउंड शनि की साउंड। अब ये बात मैंने साउंड्स के नाम ना लेके ये इसलिए बताया कि आप चलते फिरते महसूस करो। और कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता जब आप साउंड से बचे होते हो, कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता कि आप साउंड से वंचित हो। तो इसका मतलब ये भी है, कभी एक स्पेसिफिक फेज के अंदर मुझे एक स्पेसिफिक गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शायद उस टाइम पे उस ग्रह का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में ज़्यादा पड़ रहा है। तो देखिए, दिन भर में ग्रह बदलते रहते हैं, घर बदलते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके मूड्स पे भी असर आता है। आपके मूड्स पे असर आता है तो उस मूड्स के हिसाब से आप एनर्जी चाहते हैं, तो उस एनर्जी के हिसाब से आपको वो साउंड्स पसंद आती हैं। जैसे कि हम सब क्या करते हैं, हम सब समझते हैं हम इंसान हैं, और इंसान होने के कारण हम सबको एक ही सा बिहेवियर मिलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे खोज हो रही है, पता लग रहा है स्लीपिंग आवर्स भी हर एक के डिफरेंट हैं। बच्चों को अलग अलग टाइम पे स्कूल भेजना चाहिए। किसी बच्चे का स्लीपिंग आवर 5 बजे उठ के वो खुश महसूस करता है, लेकिन कोई 8 बजे उठ के खुश महसूस करता है, इवन कि कोई 10 बजे उठ के खुश महसूस। तो वो क्या है, स्लीपिंग आवर्स भी अलग अलग हैं। और ये इसीलिए है कि एक व्यक्ति किस समय पैदा हुआ, उसकी ग्रहों की स्थितियां क्या थी, उसका कॉम्बो क्या था, वो कॉम्बो के हिसाब से उसको किस टाइम अच्छा लगेगा। किन्हीं लोगों को रात में पढ़ने में मजा आता है, किन्हीं को सुबह पढ़ने में मजा आता है। रीजंस यही है कि उनके सबके ग्रह स्थितियां अलग, सबके चार्ट भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, इन्होंने नहीं बताया स्पेसिफिकली किसका क्या है, उसका लॉजिक बहुत ज़्यादा डीप है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले रिट्रीट पे गया था, तो वहाँ पे उनके पास में अलग अलग टाइप की चीज़ें थी। वो आपकी दाढ़ी पकड़ के देखते थे कि आपके क्या दोष है, बेस्ड ऑन दैट आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था, नेचुरोपैथी, मेडिटेशन कराते थे, बहुत सारी चीज़ें हुई उसके अंदर। तो उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बताई, कहते आजकल मार्केट के अंदर ये चल रहा है कि अगर आपके पेट में गैस है तो ये खा लो, ये है तो ये खा लो। कहता दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो उन्होंने मुझे पूरा कंसेप्ट समझाया, और ये जेन्युइन बात है कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें किसी की गाइडेंस के अंदर ही लेनी चाहिए। अगर आपको ये कह रहा है कि ये वाली साउंड आपके लिए सही है, ये सुन लो, तो ज़रूरी नहीं है वो साउंड आपकी उस स्टेट के लिए सही हो। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा और इसको बताना चाहूँगा गहरे से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि आप राग यमन ही सुने। अब राग यमन है तो अगर उसको कोई भी संगीतज्ञ है तो वो जानता होगा कि उसके कुछ वर्डिंग हैं, उसको कुछ म्यूजिक्स देने हैं, तो उसको पता है। लेकिन राग यमन जो गा रहा है उसकी डेप्थ कितनी है, उसने कितना रियाज किया है, उसने गुरुओं के साथ कितनी साधनाएं की हैं, कौन से राग का वो एक्सपर्ट हो चुका है, उस पर डिपेंड करता है। अब आप राग यमन अगर आप सर्च मारेंगे तो 1000 खुल जाएंगे, लेकिन परफेक्ट कौन सा है वो आपको नहीं पता, आपके लिए कौन सा होना चाहिए वो आपको नहीं पता। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा सुन लें और आप कहें वाह मुझे मजा आ गया, और ये भी संभव है कि आप बिल्कुल गलत सुन लें, आप डिस्टर्ब हो जाएं और फिर आप कमेंट्स में लिखें कि आपकी बात से मैं परेशान हो गया। तो यहाँ पे एक सुझाव ये दिया जाता है कि देखिए, आप मेडिटेशन करने गए हो किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी आश्रम में, तो आजकल एक चीज चलती है कि आश्रमों में आपसे फॉर्म फिल करवाया जाता है, वहां लिखा जाता है कि आपको इस बात के लिए पहले बताया जा रहा है कि ये आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण भी बन सकता है, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो आपके न्यूरॉन्स पे इम्पैक्ट डालता है। वो बहुत सूक्ष्म बात है, वो आपकी फिजिकल बॉडी पे भले ही दिखाई ना दे, लेकिन आपकी मेंटल बॉडी पे असर डाल सकता है। तो सपोज दैट आपके गुरुओं की संगत में किया, उन्होंने बताया और आपने किया, तो उसके गलत इंपैक्ट होने की संभावना कम है। लेकिन अगर आपने कहा कि अरे उन्होंने बताया था हम भी करने लगेंगे, तो बहुत संभावना है कि आप गलत समय का चुनाव करो, गलत तरीके के कुछ बिहेव कर जाओ और आपके साथ प्रॉब्लम हो। इसीलिए आश्रमों में आजकल ये फॉर्म भरवाए जाते हैं।
कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो रीजन यही है, वरना मेडिटेशन कोई किसी की प्रॉब्लम के लिए तो नहीं बना, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है। लेकिन वो सॉल्व तब होगी जब आप सही गाइडेंस के साथ करेंगे, वरना लाखों लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, एनलाइटमेंट लाखों को नहीं हुआ। तो अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा आप बहुत टाइम से लोगों का डिप्रेशन का इलाज भी कर रहे हो, 20+ ईयर्स हो गए। तो थोड़ा सा बताओ डिप्रेशन का कोर रीज़न क्या है जो आपने कॉमनली देखा है और उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, डिप्रेशन कई तरीके के होते हैं, हम उसकी बात पे जाएंगे तो शायद पूरा एक हमको डिप्रेशन पे ही 1-2 दिन बात करनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहूँगा एक स्पेसिफिक आपसे बात करूँ जिससे आपको समझ में आए डिप्रेशन के मोस्ट ऑफ कारण क्या है। 95% डिप्रेशन का कारण होता है, उसकी 3 कैटेगरी आप बना सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आप ये कह सकते हैं कि सप्रेशन है, आप अपनी चाहतों को दबा रहे हैं, सप्रेस। 33% लोग इससे ग्रसित, या ऐसा कह लीजिए 100% लोग इससे ग्रसित हैं, लेकिन उनमें से 33% लोग ये फील करते हैं कि हम अपने मन को मार रहे हैं। सोसाइटी की संरचना ही ऐसी है कि हर आदमी को कुछ ना कुछ दबाना पड़ता है। अब जैसे सपोज दैट एक लड़का है, उसने इस बात को दबाया है कि उसका वाइन पीने का मन है, लेकिन उसकी घर की परिस्थितियों में वो वाइन नहीं पी सकता, फॉर एग्जाम्पल। अब इसके ऊपर सप्रेशन है कि मैं इसको पीना चाहता हूं लेकिन मैं पी नहीं सकता, तो ये सप्रेशन इसका चलता रहेगा और लाइफ टाइम भी चल सकता है। उसको पता भी नहीं रहेगा कि उसको 33% डिप्रेशन है। लेकिन फिर ऐसा होगा कि अचानक वो अपने ही किसी रिलेटिव में देखेगा कि वो लड़का तो पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, हमारे पापा ने हमें पीने नहीं दी। तब वो जो सप्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन बनता है, और फ्रस्ट्रेशन के बाद हालत ये होती है कि फिर भी अगर कोई व्यक्ति उसको ना कर पाए तो एक लिमिट बाद जीने की इच्छा खत्म होने लगती है कि हम आखिर जिंदगी जी क्यों रहे हैं। सुबह से शाम तक दुकान पे बैठना, जॉब करना, क्या यही जिंदगी है? जब ऐसी फीलिंग आनी शुरू होती है कि हम सब कुछ कमाने के बाद, सफलता के बावजूद, आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम वो चीजें नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते थे, तो जिंदगी का मकसद क्या है? देन डिप्रेशन आता है। 100% डिप्रेशन की एक ही बिल्कुल सिंपल सी निशानी है, जीने की इच्छा समाप्त होने लग जाना। आपको अपने फिर कार्य में मन नहीं लगता, आप कुछ भी करना नहीं चाहते, ये डिप्रेशन होता है। तो इसके 3 कैटेगरीज होती हैं, और जब भी कोई आता है व्यक्ति तो बस ये समझने की जरूरत होती है कि ये किस तरीके की दिक्कत के साथ आया है, क्या इसने सप्रेस किया है, इस बात पे या कहाँ पे जाके ट्रिगर हुआ कि ये डिप्रेशन तक पहुंचा। उन बातों को समझने के साथ फिर छोटे छोटे कुछ सूत्र हैं जिनको जान के आदमी डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। तो अगर हम बात करें कि डिप्रेशन को ठीक करने की, तो उसको 2 बातें आपको और समझनी होंगी। दुनिया में नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट का खेल है। डिप्रेशन का अर्थ है कि वो नेगेटिव थॉट से बहुत भर गया, और डिप्रेशन से बाहर आने का अर्थ है कि उसमें पॉजिटिव थॉट आने लग गए। तो बहुत सिंपल है ये जानना कि डिप्रेशन के वक्त आदमी क्या करता है, जिस समय डिप्रेशन नहीं होता, खुश होता है, तब वो क्या करता है। तो यहाँ पे जब आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि एक डिप्रेसिव व्यक्ति बंद कमरे में रहता है, एक डिप्रेसिव व्यक्ति सिगरेट पिएगा, एक डिप्रेसिव व्यक्ति सांस थोड़ी सी अच्छी नहीं लेगा, थोड़ा कम चलाएगा। रीजन क्या है? सभी तरीके के विचारों को चलने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत होती है। बहुत खोज के बाद ये पाया गया कि डिप्रेशन के लिए एक एलिमेंट, नेगेटिव थॉट के लिए एक एलिमेंट होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आप नेगेटिव थॉट में आते हैं, नेगेटिव थॉट को रन करने के लिए, खुद को रन, नेगेटिव थॉट भी तो एक आखिर लाइफ है ना, तो नेगेटिव थॉट को भी अपने को रन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, इसलिए वो सिगरेट पिएगा। तनाव वाला व्यक्ति और तनाव में जाने के लिए सिगरेट पिएगा, वो तनाव से बाहर आने के लिए सिगरेट नहीं पी रहा है। अक्सर ऐसा दिखाई देता है कि एक व्यक्ति तनाव में है और उसने सिगरेट इसलिए पी कि वो तनाव से बाहर आ रहा है, जबकि बात यह है कि उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट है वो अपने को जिंदा रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का सहारा ले रहा है। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो सुबह उठ के बाग में जाते हैं, वो घूमते हैं, वो रनिंग करते हैं, वो पॉजिटिव लोग हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो होता ये है, मैं बहुत सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ, सभी लोगों के काम का है, इसको यूज कर सकते हैं। यदि आप डिप्रेशन में हैं तो इसका मतलब है आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई। अब आपको करना यह है कि आपको ऑक्सीजन की अधिकता करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। अब देखिए, ऑक्सीजन की अधिकता करने के लिए तो आप कह सकते हैं कि हम मॉर्निंग में घूमने जाएं या प्राणायाम करें, लेकिन जब नेगेटिव थॉट से बहुत व्यक्ति भरा हुआ होता है तो वो प्राणायाम करने भी नहीं जाता, क्योंकि वो उसके थॉट के अगेंस्ट है, उसको वो एलिमेंट चाहिए ही नहीं जिस एलिमेंट को लेने के लिए उससे कहा जा रहा है। तो वहां पे एक छोटा सा प्रयोग है, ये थोड़ा जिद में करना होगा, मात्र 5 मिनट के लिए सिर्फ इतना करना है। देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। आप नाक ऐसे पकड़े, मत करें, और मुंह में सांस भरें,
अब ये हमने जो किया, तो इसमें अभी मैंने जैसे थोड़ा कम देर किया, इसको मैक्सिमम करें। जब ऐसा लगे दम घुटने लगा तो आप उसको छोड़ दें, और जिस समय छोड़े उस समय नाक भी छोड़ें, आंखें भी खोलें और कान भी एक तरीके से आपको महसूस होगा कान खोला। ऐसा प्रयोग आप जो है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं, जितनी बार भी करें, 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम, मैक्सिमम अगर दिन में आदमी इसको 60 टाइम कर ले तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर वो डिप्रेशन से 80% बाहर आ सकता है। किसी भी स्टेट का हो, मतलब जैसे भी आपने एक स्टेट बताई। मैंने फिर कहा, जो मैंने ये बताई कि जिसका डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन से शुरू हो गया और फिर पहुंचा, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। मोस्ट ऑफ लोग इसी डिप्रेशन से ग्रसित हैं। फिर एक डिप्रेशन होता है, बहुत ऊंची सफलताओं के बाद भी एक डिप्रेशन होता है, वो स्पिरिचुअल डिप्रेशन। वो डिप्रेशन बुद्ध को हुआ जब वो सिद्धार्थ थे, सब कुछ उनके पास था, हर लाइफ की हर चीज जी रहे थे, तब उनको जब लगा लाइफ व्यर्थ है। वो डिप्रेशन स्पिरिचुअल डिप्रेशन है, वो एक अलग श्रेणी में आता है। वो डिप्रेशन जब होता है तब आदमियों को घर छूटता है, जंगल जाते हैं, गुरु की संगत में रहते हैं उससे पार आने के लिए। वो सत्य के खोजियों को होता है, वो भी एक डिप्रेशन की कंडीशन है। मैं यहाँ पे एक चीज बता देना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी ये इतने क्लोज होते हैं कि हम डिप्रेशन को एंजाइटी समझ लेते हैं और एंजाइटी को डिप्रेशन समझ लेते हैं। वहां पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा। फर्क क्या है दोनों में? देखिए, फर्क ये है कि एंजाइटी का मतलब है भय। जैसे एक व्यक्ति को भय है कि वो मर जाएगा, एक व्यक्ति को भय है भूत आ जाएगा, एक व्यक्ति को भय है कि गंदगी बहुत है, एक व्यक्ति को भय है कोरोना हो सकता है। तो ये तो हो गया एंजाइटी। एंजाइटी मतलब भय, सीधी सी बात। लेकिन एक व्यक्ति को मरने की चाह है, वो कहता है जीना ही नहीं है, मर जाना है। डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति उससे तुम कहोगे भूत आके तुम्हें खा जाएगा, तो बोले खा जाओ यार, खत्म करो। डिप्रेशन ऐसा है। तो सीधी सी बात है कि एक में जीने की इच्छा समाप्त हो गई है और एक में जी नहीं पा रहा है, दोनों चीज अलग होगी। अब अगर किसी को जीने की इच्छा समाप्त हो गई है और आपने उसको समझ लिया कि इसको एंजाइटी है और आपने उसको जो है भय से मुक्ति का किया, तो वो उस पर डबल इम्पैक्ट हो गया। जैसे कोई एंजाइटी में हो और आप उसे समझे डिप्रेशन में है और आप उसको जो है और चीजें बताएं कि नहीं जियो लाइफ में, ये सब चीजें, वहीं से तो उसको डर आ रहा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो एंजाइटी और डिप्रेशन को थोड़ा सा फिल्टर करना भी जरूरी होगा। तो अभी आप सन्यासी कह रहे हो अपने आप को, और एक जगह पे आप कंपनी रन कर रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो। देखिए, सन्यासी जो है, सन्यासी कोई ऐसा नहीं होता कि वो कुछ काम करना छोड़ देता है। बेसिकली सन्यास का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि मैं ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ को इस दिशा में जीऊंगा कि मेरा जो मंजिल हो वो मोक्ष हो। तो सन्यास का सिर्फ इतनी सी धारणा है। अब इसको अलग अलग तरीके से लोग होते हैं। कुछ लोग कर्म के साथ सन्यासी होते हैं, कुछ लोग कर्म त्याग के सन्यासी होते हैं, कुछ लोग किसी की भक्ति करके सन्यासी होते हैं, कुछ लोग किसी से ज्ञान पाके सन्यासी होते हैं। सन्यास के बहुत मार्ग हैं, तो मेरा मार्ग जो है वो कर्म वाला मार्ग। ये बात अलग है कि मैं इसमें आरंभिक रूप में मैं अपने कर्मों को त्याग के पूरे तरीके से जंगल में जाके सन्यासी हो गया था। लेकिन वो ऐसा ही था कि हम पहले गलत काम कर रहे थे। गलत काम का मतलब हमें पता नहीं था जिंदगी में करना क्या है, हम बस कर रहे थे क्योंकि हमें सिखाया गया। लेकिन फिर हमने जब इसको जंगल में जाके शांति और वो वक्त गुजारे, वहां से हमें पता लगा कि लाइफ चाहती क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्क पता लगा कि वर्क क्या करना है, वहां ये पता लगा लाइफ क्या चाहती है। ये बहुत छोटा सा भेद है, नहीं तो कई लोग कहेंगे वर्क तो ये भी है वो भी है। तो मेरी लाइफ को पता है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर जिंदगी में छोटे छोटे कार्य हैं जो कि जीवन यापन के लिए जरूरी होते हैं, वो स्वभावगत हैं। मैं समाज के लिए कुछ करना भी चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि मुझे उस करने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। फिर परमात्मा से ज़्यादा समझदार तो देखिए मैं भी नहीं हूँ, ना ही कोई है। परमात्मा ने मुझे इस घर में पैदा किया जो बनियों का घर था, जहाँ व्यवसाय होता था। इसका मतलब है परमात्मा को मेरे उस गुण का पता होगा। तो फिर मैंने फाइनली कि मैं जो जगत का कल्याण करना चाहता हूँ उसके लिए मैं बिजनेस को ही माध्यम बनाऊंगा। और आपकी ऑडियंस से कह रहा हूँ, और आपको भी इसके अनुभव होंगे और बहुत लोगों को इसके अनुभव होंगे। एक व्यक्ति बिजनेस करने के बाद 1 करोड़ रुपए कमा के 50 लाख रुपए दान दे दे, महात्मा कहलाता है। और एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ को त्याग के और लोगों के लिए सोशल सर्विस करना चाहे तो वो बिजनेसमैन कहलाता है। ये वो युग है। आप कहिए मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोग कहेंगे सर चालू आदमी है। और आप बिजनेस करिए और उसमें से एक धन लोगों के लिए हित में दीजिए, लोग कहते बढ़िया आदमी है। अब वो ढंग क्या है, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था उसमें हाइड्रोजन भी आ रहा था, तो अभी तक
हम साउंड की बात कर रहे थे, ये हाइड्रोजन का क्या कंसेप्ट है? मैं सीधी सी बात है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो अगर मैं कहूँ ज्योतिष के हिसाब से, तो मेरी कॉन्शियस में स्पिरिचुअली, मतलब एक तरीके से जीनियस भी बोल सकता हूँ, ये मेरी कंपनी का नाम भी है, स्पिरिचुअली जीनियस प्राइवेट लिमिटेड। तो स्पिरिचुअली जीनियस मुझे परमात्मा ने बनाया, मुझे बहुत किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती कुछ भी चीजें जानने समझने के लिए। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी पता है कि मैं एक अच्छा हीलर हूँ। मेरी एनर्जी ऐसी है कि मैं अच्छी हील कर सकता हूँ लोगों को अपने हाथ से। मेरे जैसे कहते हैं किसी भी हाथ में शफा होता है, तो बस समझ लीजिए मेरे हाथ में शफा है। जैसे डॉक्टर स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं किसी की प्रैक्टिस चल रही है, किसी की नहीं चल रही, और कोई इतना अच्छा डॉक्टर है कि वो जिसको भी करता है ठीक कर देता है। रीजन यही है कि उनके ग्रह वैसे हैं, वो बेस्ट हीलर एनर्जीज हैं। तो मैं भी एक अच्छी हीलिंग एनर्जी हूँ। तो फिर मैंने फाइनली चुना कि मैं लोगों को हील करूँगा, वो चाहे मेडिटेटिव हो, मेडिटेशन के माध्यम से, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, मैं लोगों को हीलिंग करने का काम करूँगा। अब देखिए, बात जब हील की आती है तो 1000 में एक आदमी होता है जो चाहता है कॉन्शियसली हील करो, कि उसे धर्म का रास्ता चाहिए। लेकिन मेडिटेशन करने 1000 में 999 लोग इसलिए आते हैं कि किसी को तनाव है, किसी को डिप्रेशन है, किसी के पेट में एंजाइटी है, किसी को कुछ है। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा फिल्टर किया। मैं ये देख लेना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति मेडिटेशन के लिए आ रहा है, उसके लिए मैं पूरा उपलब्ध हूँ। लेकिन यदि वो आ रहा है अपने इलाज के लिए, तो मैं उसे मेडिटेशन नहीं कराऊंगा, मैं उसे थेरेपी दूंगा और थेरेपी का पेमेंट दूंगा। बिल्कुल क्लियर है। यदि कोई आध्यात्मिक मोक्ष के लिए आएगा तो उसके लिए मेरे द्वार खुले हैं, उसके मैं पाँव भी छूऊंगा, उसको मैं सलाह भी दूंगा, उसको मैं सुरक्षा भी दूंगा, उसको जरूरत पड़ने पे मैं वस्त्र भी दूंगा, उसको जरूरत पड़ने पे जीवन की चीजें भी दूंगा। उसके लिए मेरी जिंदगी कुर्बान है। लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है इलाज के लिए, वहां से मैं धन लूंगा और इसी धन से उसको अच्छा करूंगा। ये मुझे इसलिए करना पड़ा कि भगवान राम का एक छोटा सा स्लोगन है, आप सबने पढ़ा होगा कि कलयुग में ऐसा होगा कि हंस चुगेगा दाना गुटका, कौवा मोती खाएगा। ये हुआ इसलिए है कि आज जो मेडिटेशन करने लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा 1000 में 999 जा रहे हैं किन्हीं और के कारण। लेकिन मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट ओनली, मेडिटेशन को ध्यान मतलब मोक्ष के लिए किया जाना चाहिए। तो जब 1000 लोग वहां जाएंगे पेट दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, और एक जाएगा मोक्ष के लिए, तो जब बाद में डिस्कशन होगा तो एक का अनुभव 999 से बिल्कुल डिफर होगा। और देन आप ऐसा होगा कि वो एक साइड में हो जाएगा, तो हंस चुगेगा दाना गुटका, और ये 999 में कोई एक महान हो जाएगा, ये चुगेगा मोती। तो कलयुग के वक्त में ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब हम फिर से सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि वक्त आ गया है कि वो जो एक व्यक्ति है उसको मैं सम्मान दे पाऊं, और जो 999 लोग हैं उनको मैं इलाज दूंगा। लेकिन वो मेडिटेशन शब्द नहीं होगा, वो थेरेपी होगा, और उससे पेमेंट लूंगा और सब कुछ उस एक के चरणों में चढ़ा दूंगा। तो ये थेरेपी है क्या? ये थेरेपी बहुत तरीके की हैं। जैसे मैंने कहा, अलग अलग तरीके से जो है काम करती हैं। तो हाइड्रोजन की आपने बात की, तो अभी हम लोग स्वास्थ्य के लिए एक चीज यूज करते हैं। देखिए, आपको भी पता है आज के समय में बीमारियां बहुत विकराल हो गई हैं। जिधर देखिए आप, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबकी जानकारी में उनका कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई पड़ोसी कैंसर से पीड़ित है। ये एक मतलब युग ऐसा है कि हर एक व्यक्ति इस समय जानता है एक आध ऐसे व्यक्ति को जो बहुत गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, और इलाज भी नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से लोग परेशान हैं तरह तरह की बीमारियों से। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ सोसाइटी को। तो वहां पे हमने इसी रागा की जिसकी बात की, इसी रागा को, क्योंकि रागा पे तो काम बहुत सालों से, सदियों से होता आया है। रागा पे तो आप ऋषि मुनियों से देख लीजिए, और सब काम करते चले आए हैं। ओमकार के ऊपर कितना काम हुआ, तरह तरह के रागा हैं। तो रागा पे काम तो बहुत पुराना है। हम भी उसको 20-25 साल से लोगों पे मेडिटेशन कराने के लिए और तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन हमने इसको स्वास्थ्य के लिए सोचा कि यूज किया जाना चाहिए पूरे तरीके से। तो फिर रागा के साथ हमने एक कॉम्बो बनाया, वो ज्योतिष का कॉम्बो भी है। फिर उसके बाद था कि ज्योतिष के कॉम्बो में और रागा के कॉम्बो में क्या ऐसी चीज ऐड ऑन की जाए जो इन दोनों चीजों को मोर पावरफुल बनाए। तो वहां पे हमने इसमें हाइड्रोजन को ऐड ऑन किया। हाइड्रोजन को हम लोगों को देते हैं, साथ साथ रागा देते हैं, और उनकी पूरी स्टडी करने के बाद उनका इलाज करते हैं जो भी प्रॉब्लम होती। हाइड्रोजन ही क्यों, ऑक्सीजन क्यों नहीं? उसका एक रीजन है कि हमें ज्योतिष के साथ एड ऑन करने के लिए, ज्योतिष प्योर फॉर्म है। अगर गलत गणना हो गई तो आदमी बर्बाद हो सकता है। गलत गणना हो गई तो आदमी को जो रेमेडी बताई जाएगी
वो उसकी बर्बादी का कारण बन सकती है। रागा है, प्योर है, एकमात्र चीज कह सकते हैं कि राग हैं, वो इतने प्योर हैं कि उसमें कोई भी चीजें अभी मिक्स नहीं हुई, सिवाय उस व्यक्ति के जो उसको गा रहा है। अगर वो गलत है तो फिर गलत है, लेकिन रागा अपने में प्योर फॉर्म है। अब इस प्योर फॉर्म के साथ इनप्योर फॉर्म नहीं चल सकती थी। आपको पता है कि सब जगह ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सी जगह हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जहां ऑक्सीजन भी नहीं है वहां पे हाइड्रोजन। इस समय यहाँ पे उपस्थित कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें हाइड्रोजन ना हो। आपके और हमारे अंदर भी, हम जिस पे बैठे हैं उस पे भी, जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं उसमें भी, हर जगह हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन दुनिया का पहला मॉलिक्यूल है जो अस्तित्व में आया, ये रिसर्च है। और यही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके साइड इफेक्ट नहीं। तो हमने सारे एनर्जीज में इस एनर्जीज को चुना क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ऑक्सीजन के भी साइड इफेक्ट हैं, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो एंटीऑक्सीजन देनी, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम होली वाटर की बात करें तो मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन ये है जो होली वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे आसानी से पानी से निकलती है और पानी में टीडीएस होता है। तो जो टीडीएस वाला पानी होगा उसमें से हाइड्रोजन नहीं निकल सकती, जीरो टीडीएस चाहिए होता है। जीरो टीडीएस का मतलब है कि ऐसा वाटर जिसमें अभी प्रकृति की और किसी चीज का मिश्रण नहीं हुआ, वहां से फिर हाइड्रोजन निकल सकती। तो एक तरीके से हाइड्रोजन जो है वो होली वाटर से आई है। हाइड्रोजन इनहेल कराते हो? हाँ, हाइड्रोजन इनहेल कराते हैं। उसका भी एक थोड़ा साइंटिफिक रीजन है, मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए, आप पानी पीते हैं, हमको बताया गया जल ही जीवन। जल जीवन क्यों है, मैं आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपको पता है जल जीवन क्यों है? जल से ही सब कुछ बना है, सारी दुनिया, यूनिवर्स वहीं से, मतलब जितने ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो पानी के अंदर ही उगते हैं, सब कुछ, मतलब लाइफ का इवोल्यूशन पानी से ही हुआ है। लेकिन और गहरे चलते हैं। किसी भी पानी में पीएच लेवल देखा जाता है। अच्छा पीएच लेवल 8 से ऊपर का होता है। पीएच लेवल की फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप पानी पीते हैं हाइड्रोजन के लिए। अभी आपने केस देखा होगा ब्रूस ली का, कि ब्रूस ली के बारे में अब खोज हुई कि ब्रूस ली की जो डेथ हुई थी वो ज्यादा पानी पीने से हो गई थी। और ज्यादा पानी वो इसलिए पीता था कि वो जो एक्सरसाइज करता था उसमें उसे बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, और उसे ये पता था कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाटर से मिलती। लेकिन जब वो वाटर ज्यादा पीने लगा, वो पीता था एनर्जी के चक्कर में क्योंकि हाइड्रोजन मिल रही है, लेकिन जब उसने वाटर को ज्यादा पीना शुरू किया तो ज्यादा पीने की वजह से उसकी बॉडी के मिनरल्स बह गए। उस मिनरल्स के बहने की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई और उसकी डेथ हुई। तो अगर मैं आपके शरीर में कहूं कि मुझे आपके शरीर में एक ऐसा रोग दिखाई देता है जिसको ठीक करने के लिए ज्यादा हमें हाइड्रोजन की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत, तो उसके लिए यदि मैं आपसे कहूं कि आप 100 लीटर पानी पी लीजिए तो मैं आपको मारने का काम कर। लेकिन यदि मैं आपको 1 घंटे हाइड्रोजन दे देता हूँ, फिर हाइड्रोजन की भी डेंसिटीज हैं, जैसे कि कितने ml की देनी है, कितना क्या है, तो वो भी देखा जाता है किसके हिसाब से। तो एक स्टडी है, तो उसमें मैं आपको 1 घंटे जो हाइड्रोजन मैं दूंगा उसमें आपको लगभग 50 लीटर पानी मिल जाए। और वो 50 लीटर पानी आपके शरीर से मिनरल्स को बहाएगा नहीं, क्योंकि वो गैस फॉर्म में है। उससे आपकी किडनी पे लोड नहीं पड़ेगा, तो आपकी किडनी खराब नहीं होगी। अभी किडनी जो लोगों की खराब होती है उसका रीजन ये है कि इस समय वाटर जो है खराब हो चुका है। वाटर का पीएच लेवल अगर आप अपने घरों में नापें, एक छोटी सी टेस्टिंग किट आती है तो आप उससे नाप सकते हैं, तो आपको 6 या 7 दिखेगा। तो दरअसल वो अच्छा लेवल नहीं है, और आप उसको ज्यादा पानी पीने की डॉक्टर सलाह देते हैं। फिर वो इसलिए देते हैं कि हाइड्रोजन जब आपकी बॉडी में कम गया तो आप ज्यादा पानी पीजिए। तो एक जनरली सलाह दी जाती है कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन ये मतलब गलत है। करेक्ट ये है कि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर पानी पीने के लिए बनी है। आप 1 लीटर पानी पिए, नॉर्मली एक स्वस्थ व्यक्ति 1 लीटर पानी पिए, उसके लिए सफिशिएंट है। यदि वो ज्यादा पिएगा तो उसके शरीर के मिनरल्स और चीजें, गंदगी ज्यादा बहेंगी, वो सब उसकी किडनी में आएंगी, उसकी किडनी चोक हो जाएगी, ब्लॉक होगी, उससे किडनी पे फिर वो डायलिसिस पे जाएगा। और आप देख लीजिए कि पिछले 15 सालों में डायलिसिस के केस कितने ज्यादा बढ़ गए। रीजन गलत पानी। अब हाइड्रोजन हमने बॉडी में ले ली, मेरे को समझ में आ गया, पानी का एक तरह से ऑल्टरनेटिव हमने अपनी बॉडी के अंदर किया। नहीं, प्योर एनर्जी। हम उसको पानी का अल्टरनेटिव ना माने, हम उसको एनर्जी माने, क्योंकि एटलीस्ट हमें एनर्जी चाहिए। पानी के माध्यम से भी हम एनर्जी ही ले रहे हैं, तो हम उसको एनर्जी माने। ठीक है, उसके बाद में जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ गई, अब उसको पर्ज कैसे करेंगे, या वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगी? नहीं, देखिए, अगर आप उसको बिना गाइडेंस के लेंगे तो वो आप एनर्जी कोई भी व्यक्ति ले सकता है। आप हाइड्रोजन की मशीन लीजिए, आप उसको हेल कीजिए, आपकी बॉडी में हाइड्रोजन जाएगी। हाइड्रोजन जाने के बाद वो स्वतंत्र है, आपकी बॉडी में वो डिटॉक्स करेगी उसको। बॉडी डिटॉक्सेशन का काम हाइड्रोजन का है।
और वो बॉडी डिटॉक्स करेगी। लेकिन अगर आपकी स्पेसिफिक कोई बीमारी है, कोई आपको डिजीज है, तो वो एनर्जी को हम उस डिजीज की तरफ लगाएंगे कि हमने आपको इसलिए इनवाइट किया है कि आप ये ठीक करिए। जैसे लाइट है, अगर मैं इस बिल्डिंग में करंट छोड़ दूं तो कहीं से भी शॉक लगने लगेगा, लेकिन आप कहते हो हमने करंट शॉक के लिए नहीं लिया, हमें तो लाइट जलानी थी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वायर से कनेक्शन देना पड़ेगा और एक स्विच बताना पड़ेगा कि ये स्विच दबाने से ये वाली लाइट जलेगी। बस ऐसा ही हम भी करते हैं, हम इस एनर्जी को बॉडी में इन्वाइट करते हैं, फिर इसको रागा के माध्यम से बताते हैं कि बॉडी के किस ऑर्गन पे, किस तरीके की प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। ठीक है, मतलब लॉजिकली हाइड्रोजन बॉडी में आई, उसके बाद हमने स्पेसिफिक राग सुने, उससे स्पेसिफिक पता लगा किस ऑर्गन के ऊपर उसको ज्यादा काम करना है और उससे हीरो। ये प्रोसेस कितना लंबा चलता है? देखो, ये फिर अलग अलग है, ये फिर इसकी टाइमिंग्स होती हैं। इसकी टाइमिंग 21 दिन की भी हो सकती है, इसकी 2-3 महीने की भी हो सकती है, इसकी बहुत किसी को बड़ी बीमारियां हैं तो 1-2 साल की भी हो सकती है, 2.5 साल का भी प्रोसेस हो सकता है। इसको शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझें कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, तो आपका चंद्र डिस्टर्ब है, तो हम आपको 2-2.5 दिन में भी ठीक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मेंटल पीस 2-2.5 दिन में भी दे सकते हैं। अभी आपको प्रॉब्लम जो है कोई ऐसी हो गई, सपोज दैट आपका एक ऑर्गन खराब हुआ, लीवर खराब हुआ, तो इसका मतलब है आपका बृहस्पति खराब है। अब बृहस्पति पे हम जब काम कर रहे हैं तो 6 महीने तो ले लेगा कम से कम, क्योंकि बृहस्पति घर भी ऐसे ही बदलता है। फिर अगर हम बहुत बड़ी बात कहें, किसी की ऐसी दिक्कतें हैं कि शनि उसका डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल खराब है, बॉडी बिल्कुल ही एकदम डैमेज हो रखी है, तो ऐसी कंडीशन में हम ठीक करेंगे, हम 2.5 साल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनि का इतना लंबा चाल होती है। क्योंकि एनर्जी को सपोर्ट तो हम उसी एनर्जी से करेंगे ना, तो एनर्जी अपना टाइम तो लेगी, क्योंकि उसका तो कमिटमेंट यही है। चंद्र का कमिटमेंट है कि हम इतने दिन में ऐसा करेंगे, शनि का कमिटमेंट है कि हम इतने सालों में इतना करेंगे। हर ग्रह की एक एनर्जी है, तो वहां से लगभग टाइमिंग का निकलता है। अगर मैं बेसिक प्रॉब्लम की बात करूँ, मेरे को डिटॉक्स करना है, तो कितना दिन फिट करें? देखिए, बॉडी अगर डिटॉक्स करना है तो उसमें मैं समझता हूँ कि 10 दिन से लेकर 21 दिन का समय लगता है। थोड़ी सिचुएशनली अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कई बार आता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और केवल बॉडी डिटॉक्स करनी है तो 10 डेज मतलब इनफ। लेकिन यदि आप थोड़ा सा कुछ और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हैं और फिर आपको बॉडी डिटॉक्स करनी है तो 21 डेज भी लग सकते। और फिर अगर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो बॉडी डिटॉक्स ही सब कुछ नहीं है ना, प्रॉब्लम भी तो दूर करना है, तो उसके लिए फिर उसके हिसाब से टाइम होता है। और ये सब निकलता है आदमी की कुंडली की स्टडी करके। तो जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको आप बताते हैं तो डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करा लाइए, वो टेस्ट रिपोर्ट देख के बताता है कि इतने दिन लगेंगे और ये आपका इलाज चलेगा। तो ऐसे ही हम लोग जो हैं उसका एनालिसिस करते हैं। तो हमारे एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया हुआ है, वो ऑनलाइन ही आदमी फिल कर सकता है, और फिल करने के बाद वो हमारे पास आता है, हम उसकी स्टडी करते हैं, फिर उस आदमी को बताते हैं कि आप कितने दिन में ठीक हो सकते हैं। वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मतलब फैट कटिंग में हेल्प करेगा? कैसे करेगा? ये स्टडी हो चुकी है कि हमारा जो फैट बढ़ता है वो हमारे फूडिंग, हमारी जो हैबिट्स हैं उसकी वजह से, फूड हैबिट्स, गलत आदतें हमारी खाने की हैं, उसकी वजह से फैट बढ़ता है। इसके लिए फूड आप खाए जा रहे हैं। इसके लिए अगर किसी भी आप सन्यासी से पूछोगे, या बचपन में कहा जाता था अरे भाई उतना खाओ जितना इच्छा हो, जितने में पेट भर जाए, गले तक मत खाओ, जितना पचे उतना खाओ। गार्जियंस बोलते थे, कई तरीके से ट्रीट करते थे। तो सच बात तो ये है कि एक बेहोशी है, आपकी कॉन्शियस इतनी स्लीप कर गई है, इतना सो गई, इतना गहरा वो सो गई है कि आपका पेट भर गया, आपको पता नहीं चल रहा, आप सिर्फ टेस्ट की वजह से खाए जा रहे। तो अवेकनेस मेन प्रॉब्लम है। तो हमने ऐसा किया है कि जब हमारे पास ऐसे लोग आए जो ओवरवेट थे, ओवर ईट करते थे, और ज़्यादातर ओवरवेट ओवर ईट की जुड़ा हुआ था, तो हमने उनके साथ जब काम किया तो हमने पाया कि उनके अंदर अवेकनिंग इतनी बढ़ गई कि अब आप उनको बहुत अच्छा चीज़ देते हैं जो कि वो पसंद करते हैं खाना, लेकिन वो बीच में पेट भरने के बाद छोड़ने लगे। यानी कि अंदर से उनके एक साउंड आ गई कि अब हमें रोक देना है। और देखिए साहिल, दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई साउंड है तो वो बॉडी की साउंड है। हमारी बॉडी बताती है कि कब हमें भूख लगी, कब हमें प्यास लगी, कब हमें नींद लगी, जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी बताती है। लेकिन आज की दुनिया में कुछ ऐसा हो गया है कि लोग अपनी बॉडी की साउंड सुनना भूल गए। तो यदि बॉडी की साउंड सुन सकें तो वो बहुत अच्छे से, आसानी से फिर ठीक हो सके। ठीक है, तो इसमें भी आपका कुछ है क्या कि आप साउंड भी सुनते हो बॉडी की? मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो बचपन से ही शायद एक ऐसा जीवन है, ऐसी ट्रेनिंग है, ऐसे पिता का
आशीर्वाद है और समझ है कि मैं बहुत ही संतुलित आहार लेता हूँ। ऑटो मतलब अगर मैं आपके साथ भी भोजन कर रहा हूँ और अगर मुझे लगेगा कि मेरा पेट भर गया और उस वक्त मेरे थाली में आधा पराठा है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं खाऊंगा कि आपको थाली में जो आए वो खा लेना चाहिए या फिर छोड़ने से भोजन का अपमान हो रहा है, मैं ये भी नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा कि शरीर में उसकी जरूरत नहीं है। अब शरीर को ज्यादा देना शरीर का अपमान है, तो मैं अपने शरीर की जो हमारी क्लॉक है मैंने उसको कभी बंद नहीं होने दिया। और मैं 50 ईयर का हूँ और बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज या कुछ नहीं करता और सभी तरीके की चीज़ें खाता हूँ। ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक मुझे ज़्यादा असर नहीं करते, क्योंकि रीज़न है क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक की परिभाषा में केवल फूड ही ऑर्गेनिक नहीं होता, लाइफ स्टाइल भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। लाइफ स्टाइल ऑर्गेनिक होने से अगर अनऑर्गेनिक भी आप खा लोगे तो वो उसको ऑर्गेनिक बना देता है। तो कुछ क्वेश्चन है क्या? सर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे आपने बताया कि आजकल हम अपनी बॉडी की साउंड को नहीं सुन पा रहे हैं, ना उसको ध्यान दे रहे हैं, तो क्या ये बॉडी की साउंड हमारी सोल ही है? और ये सोल और गट फीलिंग दोनों अलग चीज़ है, जिसे हम कहते हैं इंट्यूशन हो रहा है, तो क्या ये वही साउंड है या ये अलग है? देखो, सोल जो है वो बहुत अलग तरीके का एक विषय है। अगर सोल की बात कहें तो मैं कहूँगा आपका स्वभाव आपकी सोल है, और किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो पूरी जिंदगी नहीं बदलता। उसमें निखार तो आ सकता है रगड़ रगड़ के, लेकिन वो बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है कि सभी सोल जो हैं, सभी तरीके के स्वभाव एक शरीर में होते हैं, और शरीर को हमारा जो है वो दिमाग कंट्रोल करता है, और इसमें एक डिवाइस कह लीजिए लगा हुआ है, और वो डिवाइस ऐसा है कि वो कहता है कि तुम मुझे ऑन रखोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप चलते हो तो आप असल में चलते नहीं हो, आप गिर गिर के संभलते हो, जिसको चलना कहा जाता है। जैसे कि आप रात में सो जाते हैं, मच्छर आता है, आप उसे देख के नहीं मारते, आप उसे बिना देखे हिट कर देते हो। ऐसे ही हमारे लाइफ स्टाइल में भी है। बचपन में हमें सब पता होता है। अगर एक बच्चे को आप डिस्टर्ब ना करो, उसको बिल्कुल भी ना छेड़ो, तो उस बच्चे को पता है कि उसे स्वीट खाना है या उसे एक नमकीन खाना है। उस बच्चे को पता है कि हमें कितना खाना है। बशर्ते आप उसको जबरदस्ती पराठा खिला के ही मत मानो। कभी कभी बच्चे को एक एक दिन नहीं खाना होता है, पूरा दिन उसे कुछ खाना ही नहीं होता है, लेकिन हम सब ये कि आज बच्चा हमारा बीमार है, पता नहीं परेशान है, जबरदस्ती उसको खिलाते हैं। तो कहना चाहिए कि हम अलार्मिंग सिस्टम को बचपन से ही बंद करने के लिए सोसाइटी ही काम कर रही है। हमारे वही लोग जो हमारे अपने हैं वो बचपन से इसको काम करते हैं। धीरे 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 वो अलार्म सिस्टम दबता चला जाता है, और एक ऐसा वक्त आता है कि पूरे तरीके से बंद हो जाता है। फिर इस पे और ज़्यादा गड़बड़ होती है तब जब हम पेन किलर्स बहुत लेने लगते हैं। हम छोटी छोटी बात के लिए दवाइयाँ लेने लगते हैं। हम जुकाम के लिए भी गोली ले लेते हैं, हम खांसी के लिए भी गोली ले लेते हैं, हर बात के लिए गोली लेते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, यदि हमारी बॉडी में पेन है तो पेन का अर्थ है कि हमारे घुटने में पेन हुआ, तो ये घुटने से एक अलार्म सिस्टम है जो हमारी माइंड को बताएगा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारा माइंड ही यहाँ को ठीक करने के लिए इम्यूनिटी को आदेश देगा और वहाँ जाके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करो। लेकिन हमने इसकी प्रॉब्लम की वजह से पेन किलर खा लिया, तो वहां से जो अलार्म सिस्टम था वो हमने बंद कर दिया। अलार्म सिस्टम के बंद कर देने से अब यहाँ से कोई भी चीज हेल्प नहीं आएगी, और ये चीज परेशानी होती रहेगी, और होते होते एक समय बाद इस परेशानी का एक अलग सोल्यूशन हो जाएगा। वो एक नई बीमारी होगी, और इसका पेन बंद हो चुका होगा, लेकिन वो एक नई बीमारी में कन्वर्ट हो चुका होगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब 2 दिन बाद आप कहोगे कि अब तो मेरे पेन नहीं हो रहा, मुझे गोली नहीं खानी पड़ रही, ये पेन ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ होगा, वो नई परेशानी हुई होगी। तो आपने जो पूछा कि आपका जो अलार्मिंग सिस्टम है वो कॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, निश्चित ही कॉन्शियस से सब जुड़ा है, लेकिन जहाँ पे कॉन्शियस को हम आत्मा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे डिफरेंस हो जाता है। कॉन्शियस तो हमारे माइंड का अलार्मिंग सिस्टम है, वो कॉन्शियस है, लेकिन जब हम उसको आत्मा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो देखिए, जैसे कहते नहीं, एक मेडिटेशन है जिसको ध्यान बोला जाता है, लेकिन ध्यान का मतलब जो है वो बहुत अलग है, वो जागरण की बात है। कंसंट्रेशन को और ध्यान को ये अलग चीज मानिए। तो आपका जो अलार्म सिस्टम है वो आपका एक तरीके से कॉन्शियस है, लेकिन आत्मा जो है वो आपका स्वभाव है। तो स्वभाव की वजह से आपको ऐसा नहीं होता। आपका जो अलार्मिंग सिस्टम है, कॉन्शियस सिस्टम है,
उसको सोसाइटी ने डिस्टर्ब कर दिया होता है, जिसकी वजह से आप उसको सुनना भूल जाते हैं। तो मैं उस अलार्म सिस्टम को ठीक करने की बात करूँ। मतलब आपका ये कहना है कि जो गट हम कहते हैं वही कॉन्शियसनेस है। ज़्यादातर लोगों का गट इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि जो आपने प्रॉब्लम्स बताई, यही बात है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ध्यान का मतलब है दर्शन, और पश्चिम में जाएंगे तो ध्यान का मतलब है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। अब कंसंट्रेशन इज डिफरेंट थिंग, दर्शन इज डिफरेंट। अब मैं एक सन्यासी हूं और मैंने कहा कि मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिससे आप जर्नी करें। तो अभी तक लोग कॉन्शियस को और आत्मा को एक ही मानते हैं। मेरी बात सुनने के बाद कई लोग कहेंगे कि ये तो दो बातें कैसे बोलती। तो मैंने कहा कॉन्शियस तो आपका बॉडी का पार्ट है, अलार्म सिस्टम से चलता है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो आपके स्वभाव से चलती है। आत्मा जो धर्म की बात जहां है, आत्मा की बात वो डिफरेंट है। शरीर में तो कॉन्शियस है और वैज्ञानिक कॉन्शियस को जानते हैं, लेकिन कॉन्शियस का नाम हिंदी में आत्मा ही रख दिया है। इसलिए आज वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम एआई ऐसे बना लेंगे जिसमें कॉन्शियस होगी। वो कॉन्शियस तो बना लेंगे, लेकिन वो वाली कॉन्शियस बनाएंगे जो हमारे माइंड का अलार्मिंग सिस्टम है। वो वाली कॉन्शियस नहीं बनाएंगे जो एनलाइटमेंट की तरफ जाती है। भाई एआई रोबोट्स को एनलाइटमेंट नहीं होगा। एआई रोबोट बहुत कॉन्शियस हो सकता है हर काम करने के लिए, लेकिन एनलाइटेड नहीं हो सकता। एनलाइटेड होने के लिए हमें कुछ स्वभाव की जरूरत पड़ेगी, जिसको सही ट्रैक देके ही हम एनलाइटेड हो सकते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है हमारे ट्रांसलेशन में। दो सभ्यताएं जब ट्रांसलेट करती हैं तो बहुत अलग तरीके से उनमें संवाद होता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही ध्यान शब्द को इंग्लिश करने को मैं कहूँगा, आप ध्यान की इंग्लिश करोगे मेडिटेशन। मेडिटेशन की डेफिनेशन करने को कहूँगा तो आप करोगे कंसंट्रेशन। लेकिन इंडिया में यदि आप ध्यान की परिभाषा पूछोगे, मैं देखो फिर वहाँ की डेफिनेशन और यहाँ की परिभाषा, तो यहाँ ध्यान की परिभाषा होगी दर्शन। दर्शन थोड़ा एक्सप्लेन करो। दर्शन ऐसे ही है जैसे कि हमने देखा। अब एक है कंसंट्रेट करके देखा, लेकिन जैसे मैं कहूँ कि दर्शन कुछ इस तरीके की बात आ जाती है। अगर मैं इसको आपके सरल शब्दों में बताना चाहूँ कि मैंने बिना प्रयास के देखा। एक चीज मैंने प्रयास के साथ देखी और एक चीज मैंने बिना प्रयास के देखी। एक चीज है जो मैंने मेहनत करके पाई। मैंने 100 रुपए कमाया और मैंने मिठाई खाई, मंदिर में चढ़ाई, प्रसाद हो गया। एक तो ये प्रसाद है कि मैंने मेहनत के पैसे से मिठाई खरीद के पंडित को दी, पंडित ने हमें दी और वो प्रसाद हो गया। और एक है ये है कि हमने ऐसे हाथ फिराया। बचपन में छोटे थे ना, मैं अपनी बता सकता हूँ। हम छोटे थे तो हमारे शहर में मंदिर था, बाबा विश्वनाथ, हम वहाँ जाते थे शाम को। तो सभी बच्चों को पंडित जी मिठाई बांटते थे, मतलब वो प्रसाद देते थे। तो हम छोटे छोटे बच्चे हाथ फैला के खड़े होते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि मिठाई नहीं मिल पाती थी, पंडित जी की उसमें खत्म हो गई। तो हम कहते थे जब वो हाथ में आ गया तब प्रसाद हुआ। हमने सिर्फ ऐसे किया और वो हाथ में आ गया, और हमने मेहनत की, हमने कमाया और हमने घर बैठ के वो बर्फी खा ली, वो प्रसाद नहीं है। तो कंसंट्रेशन मेहनत का फल है और दर्शन प्रसाद। इंसेप्शन मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। दिखने में दोनों चीजें एक जैसी हैं, लेकिन दोनों के स्वाद अलग हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ने जाके किसी वैश्या के साथ संबंध बनाए और एक अपनी प्रेमिका के आगोश में गया। दो बहुत डिफरेंट बात है। घटनाएं एक जैसी हैं, दृश्य से एक ही जैसा लगेगा, लेकिन उन दोनों के प्लेजर्स डिफरेंट हैं। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन थेरेपी तो जापान में, चाइना में पहले से है, मैंने किया है, उस पर गूगल भी किया है। तो भाई ऐसा में क्या खास बात है कि कोई आपके पास है? दूसरा कि ये जो आपकी थेरेपी है, जो इलाज करते हैं, क्या ये सभी के लिए हो सकता है? बच्चे भी इलाज करा सकते हैं क्या? और बच्चे का फिर कैसे पता चलेगा आपको कि क्या बीमारी, क्योंकि बीमारी बता नहीं पाएगा। किस तरह की बीमारी से हो सकती है, ये भी दूसरा एक क्वेश्चन है कि क्या सभी बीमारी हो सकती है? कोई बीमार पड़ा हुआ है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो मान लो आपकी थेरेपी में आए, या फिर उसे वहाँ पे जाना चाहिए मेडिकल, मतलब किसी इमीडिएट हेल्प चाहिए, मेडिकल सेंटर में जाना चाहिए, हॉस्पिटल में चाहिए? आपके कहने का मतलब है इमरजेंसी केसेस में हम कैसे वर्क कर सकते हैं? ये भी, हाँ, मतलब इमरजेंसी कोई केस कहते हैं कि किसी को, मतलब सपोज करो कुछ हो गया है और उसको मतलब उसके पास, हमें लगता है अगर आधा ही घंटा है तो आधा घंटे में वो आपके पास आए या फिर वो जाके पहले इलाज कराए? तो देखिए, आपके तीनों प्रश्न, मैं तीनों प्रश्नों का अपने तरीके से जवाब दूंगा। आगे पीछे हो सकते हैं कि आपका पहला प्रश्न मैं बाद में दूं। देखिए, बात यह है इमरजेंसी केसेस की। इमरजेंसी केसेस में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी हार्ट अटैक में बोली जाती है। हार्ट अटैक बहुत इमरजेंसी, या फिर कोई किसी को किसी ने हिट कर दिया या किसी ने किसी को गोली मार दी, तो वो केस होते हैं इमरजेंसी केस। देखिए, एक होता है सर्जन का काम, जहाँ पे वो बंद करता है। जैसे किसी को टांग टूट गई तो सर्जन इतना करेगा कि वो उसकी टांग को
वहाँ पे सही जगह पे हड्डी रख के ऊपर से पट्टी चढ़ा देगा। तो सच के बात तो ये कि उसने सिर्फ उसको एनर्जी को एक दिशा दी, लेकिन उसके बाद रिकवरी में उसको बहुत समय लगेगा। तो वहाँ पे हमारी थेरेपी हेल्प कर सकती है कि उसकी रिकवरी फास्ट हो। अगर एक सर्जन ने आपको ये करने के बाद बोला है कि इसको 3 महीने में रिकवरी होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप हमारी थेरेपी लेते हैं तो वो रिकवरी 15 दिन में, 20 दिन में हो सकती है। रही बात हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक पे हम काम कर चुके हैं। देखिए, हमारी अभी तो निश्चित ही हम पूरे दुनिया में नहीं हैं कि हम कह सकें कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आ जाए। हार्ट अटैक के लिए भी आपके घर में हार्ट अटैक आता है, आप एक अस्पताल जाने में भी समय थोड़ा लगता है। लेकिन हमने देखा है कि हार्ट अटैक अगर आ जाता है, आप हमसे तुरंत संपर्क करते हैं, तो हम आपके कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं कि आप उस हार्ट अटैक को थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। मतलब आप कम से कम, आपको जान से नहीं जाना पड़ेगा। ये आप बता सकते हो कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो चीज़ें कुछ होती हैं, उसको आदमी यूज़ करे तो वो थोड़ा देर रुक सकता है। उसके बाद इतनी देर में वो हमारे पास अगर आ सकता है तो आ जाए। और हमने ऐसा किया है कि एक ऐसा केस हमारे पास आया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ। उनको तुरंत डॉक्टर ने वहाँ देखने के बाद, एडमिट करने के बाद बोला कि इनको स्टेंट डालने होंगे, और अगर इनको स्टेंट नहीं डाले तो 3 से 4 घंटे में इनकी डेथ हो जाएगी। तो उनके हस्बैंड जो थे वो हमारे पास पहले इलाज ले चुके थे, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया कि ऐसे में क्या हो सकता है। तो हमने कहा अगर आप उन्हें ले आ सकते हैं तो ले आइए। तो उन्होंने बताया कि हम कैसे लाएं, क्योंकि 2-3 घंटे में तो ये बोल रहे हैं, आप तक पहुंचने में 4-5 घंटे का वक्त लगेगा। तो हमने उनको बताया कि इस तरीके की कोई ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा से कुछ प्रयोग हैं छोटे, जैसे अदरक होती है, अदरक आप थोड़ी सी लेके मुंह में और एक टुकड़ा बड़ा सा लेके और चबाएं। तो अदरक को चबाने से हार्ट अटैक का जो रीज़न है वो आपके ब्लड क्लॉट्स बनने का है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है और आप एक लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वो उसके बाद लेके आए, ले आने के बाद हमने उनका ट्रीटमेंट किया। पहले दिन ही हमने उनको पूरे तरीके से शांत कर दिया, उनकी हार्ट अटैक की संभावना खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ रहा था, उनको प्रॉब्लम हो सकती थी, फिर कोलेस्ट्रॉल पे काम किया और 20-25 दिन बाद उनका कोलेस्ट्रॉल जो था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, हार्ट बिल्कुल ठीक था, उनको किसी भी तरीके से सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी स्टेंट नहीं पड़ा और वो बिल्कुल फिट हैं। तो ये हमने प्रयोग करके देखे। हमने हमारी थेरेपी में ऐसे भी केसेस आए, ज़बरदस्त केस था कि उनके जो था यूट्रस में कोई इन्फेक्शन था। एक लेडी थी, उनके यूट्रस में इन्फेक्शन था और उनको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी कि देखने के बाद आप घबरा जाएंगे कि इनको तो अस्पताल ही ले जाना चाहिए। लेकिन वो हमारे पास ही थी और उनको जब ये स्थिति देखी तो हमने उनको ट्रीटमेंट दिया और आधे घंटे के अंदर उनका ब्लड का बहना बंद हो गया। फिर उनका हमने जब पूरा देखा तो पाया कि इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट किया, आज वो इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक है। तो इमरजेंसी केसेस में भी हम एनर्जी काम करती है, इमरजेंसी केसेस में भी थेरेपी काम करती है। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि अभी हम पूरी दुनिया में इमरजेंसी केसेस को हैंडल करने के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आपके घर में हाइड्रोजन मशीन है जापान में और वहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन पे बहुत काम किया गया, तो फिर आपने ऐसा खास क्या कर लिया? तो मैं बताना चाहता हूँ, जापान में जो हाइड्रोजन पे काम किया तो उन्होंने डिटॉक्स पे काम किया। जापान में जब हिरोशिमा पे और नागासाकी पे बम गिरा था तो उसके बाद एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई थी कि लोगों के जीन डिस्टर्ब हो गए थे, जीन कोड पे प्रभाव पड़ा था। और उस समय जापानीज वैज्ञानिक थे, पूरी दुनिया में शोध कर रहे थे कि कैसे हम लोगों को ठीक कर सकें। तो उन्हें जहां जो बता देता था वो करने लगते थे। तो उन्हें लोगों ने बताया कि आप मानसरोवर का पानी पिलाइए, आप होली वाटर लीजिए, मतलब कई तरीके की चीजें सजेस्ट की जा रही थी और बहुत टेस्टिंग चल रही थी। तो उनकी पूरी टीम्स थी, कोई वाटर पे काम कर रहा था, कोई और चीजों पे काम कर रहा था। तो जो वाटर पे टीम काम कर रही थी उसको ये पता चला कि यदि वाटर अच्छा किया जा सके, अगर हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल कर सकें तो हम लोगों को काफी हद तक आराम पहुंचा पाएंगे। और वहां पे हाइड्रोजन मशीन का आविष्कार हुआ और उस हाइड्रोजन मशीन से लोगों को फायदा ये हुआ कि उनकी बॉडी में जो रेडिएशंस के कारण टॉक्सिन बन गए थे, उसको डिटॉक्स करने के लिए इस मशीन ने बहुत काम किया। हाइड्रोजन से बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत इजी है। बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जो आपके टॉक्सिन से नहीं हो रही हैं और कई कारण हैं उसके पीछे। न्यूरोलॉजिकल डिजीज, उनके पीछे टॉक्सिन कारण नहीं होते, क्योंकि टॉक्सिन बॉडी पे असर करते हैं, माइंड पे बहुत ज्यादा असर नहीं करते। तो वहां पे हम लोगों ने इस हाइड्रोजन को ज्योतिष के साथ जोड़ के पावरफुल बनाया, या ऐसा कहिए कि ज्योतिष के साथ हाइड्रोजन को जोड़ के ज्योतिष को और पावरफुल बनाया। और हम फिर उसके माध्यम से सभी तरीके के रोगों का इलाज कर रहे हैं। जैसे आप पूछते हैं
किस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। हम कैंसर का कर रहे हैं, हम ऑटिज्म का कर रहे हैं, हमने सीपी का किया, हमने लीवर सोराइसिस पे काम किया, हमने किडनी जो है लोगों की फेल हो रही थी वो रिवर्स की, हमने लोगों के घुटनों में आजकल आप देखते हैं कि बुजुर्गों के प्रॉब्लम है और वो आजकल घुटने चेंज करा रहे हैं, तो ये भी कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी के साथ कोई भी बुजुर्ग 50-60 साल का जिसको लगता हो कि उसको चलने में भी दिक्कत हो रही है, उठने में भी दिक्कत हो रही है, आराम से लगभग 1 महीने की थेरेपी से ठीक हो सकता है। एज की बात जहाँ तक आपने की है, हमने 6 महीने के बच्चे से लेके और 90 साल के बूढ़े तक पे काम किया। 6 महीने का बच्चा भी इससे ठीक हुआ है। रिसेंटली एक बच्चा जो 6 महीने का था और उसको डॉक्टर ने बता दिया था कि इसका सीपी है, पैर टेढ़े थे, वेट बहुत कम था, चलने में भी दिक्कत थी, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर थी, वो चल नहीं सकता था। डॉक्टर ने सब उसके टेस्ट में बताया। तो उसके बाद उन्होंने इलाज लिया और मात्र 6 महीने के अंदर डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि वो 100% ठीक हो चुका है। तो चलिए, थैंक यू टाइम देने के लिए। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में मेरी मदद की। तो उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आया होगा, सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट के अंदर आप छोड़ सकते हैं। अगली बार जब भी हम इनके साथ में आत्मा के ऊपर कोई सेशन करेंगे तब आपके क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।